किया। अच्छा, ममता बनर्जी पहले से ही बोल रही थी कि ये चुनाव 8 चरण में क्यों हो रहा है, उनको पेट में दर्द हो रहा था टीएमसी के काफ़ी सारे नेताओं को। अब तो 8 चरण में हो गया, दर्द होगा अभी भी उनके पेट में? या क्या जब वो अगर 2 मई को वो हार गई तो यही 8वें चरण का नाम देंगी क्या वो कि पोलिंग बूथ हैक कर लिए? ममता जी जब से चुनाव शुरू हुआ है उन्हें मालूम हो गया है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो हर एक बात के लिए उन्हें एक बहाना चाहिए। इसके पहले भी चुनाव कई चरणों में हुए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। जब ये तो जानी हुई बात है कि हर एक चरण में जनसंख्या बढ़ती है, वोटर बढ़ते हैं। आज से 20 वर्ष बाद यही चुनाव होगा तो हो सकता है कि 16 चरण में हो। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ममता जी को 8 चरण में होने वाले चुनाव से उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा था नहीं मालूम, लेकिन ये तय है कि जब रिजल्ट आएगा चुनाव का उस समय वह कहेंगी कि इतने चरणों में चुनाव बांटकर लोगों ने मुझे हरा दिया। यदि ये 4 चरण में चुनाव हुआ रहता तो मैं जीत जाती, और 8 चरण में होने के कारण मैं नहीं जीत पाई। और चुनाव आयोग उस बात को जानता था कि यदि हम 4 चरण में चुनाव कराएंगे तो अर्धसैनिक बल वहाँ नहीं दे पाएंगे, वैसे में बूथ कैप्चरिंग होगा, और बूथ कैप्चरिंग होने पर वो सत्ता की ही पार्टी आती है। चुनाव आयोग ने सही ढंग से 8 चरणों में चुनाव को बांटकर अच्छा किया। ये अलग बात है कि कोरोना का फैलाव हुआ है। 8 चरण के चुनाव को और जिस तरह चुनाव हुआ है उसे पश्चिम बंगाल की जनता चुनाव आयोग को वाहवाही दे रही है, धन्यवाद दे रही है कि इतना शांत और इतने सही ढंग से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग 8 चरण में चुनाव करके बहुत अच्छा किया। केवल ममता बनर्जी के पेट में दर्द है। राजनीति जो जहाँ ठहरी है वहाँ पर मैं बताता हूँ कि मुस्लिम महिला वोटर जो हैं वह भाजपा की तरफ झुकी हैं। 3 तलाक का मामला है, गैस का मामला है, गैस चूल्हे वाले गैस, रसोई वाले गैस का मामला है, जो बहुत सारी महिलाओं को लाई हैं। और मालूम भी नहीं पड़ता कि कैसे भाजपा मुस्लिम इलाके में वोट पा गई। जब डब्बा खुलता है, ईवीएम मशीन पर गणना आती है, तब मालूम होता है कि मुस्लिम बहुल इलाके से वोट भाजपा को पड़ा है। अच्छा। अब इसका परसेंटेज क्या होगा ये अलग बात है। और दूसरी बात, अब बात सिद्दीकी के खड़ा होने के कारण ममता बनर्जी वहाँ अपने बहुत सारे वोट को खो रही हैं, और यह भाजपा के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि सत्ता में आने वाले दलों में 2 ही दलों का नाम आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी या तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस का घाटा ही भाजपा का मुनाफा है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ पर अगर भाजपा को भी वोट नहीं जाएगा तो तृणमूल को भी नहीं जाएगा, इन दोनों को नहीं जाएगा, तो इनका जो अलायंस है सीपीएम का, कांग्रेस का और आईएसएफ का जो अलायंस है वो फायदा सीधा भाजपा को दे। ये जो गठबंधन है, यह गठबंधन मुर्शिदाबाद और मालदा में सीधे भाजपा को लाभ दे रहा है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, वो कांग्रेस हो, सीपीएम हो, उसके साथ जुड़े सिद्दीकी हो या जो भी हो, ये गठबंधन वोट काटकर, ममता बनर्जी का वोट काटकर अपनी तरफ लाकर भाजपा को फायदा दे रहा है। अच्छा, मालदा की जो सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर वाम की जब सरकार थी, सीपीएम की सरकार से वहाँ पर जूट की इंडस्ट्री बंद करवा दी गई। फिर टीएमसी आई, उम्मीद जगी कि जूट की इंडस्ट्रीज वापस से चालू होंगी, वहाँ पर रोजगार वापस आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? लोगों को भाजपा पर भरोसा है कि यहाँ भाजपा आएगी, जैसे देश में, पूरे देश में कुछ काम हो रहा है, विकास जिस तेजी से बढ़ रहा है, जिस ये कार कंपनी को, टाटा की कार कंपनी को, नैनो को ममता बनर्जी यहाँ से भगा दी, उसे गुजरात में नरेंद्र मोदी ने स्थान दिया। और वही नरेंद्र मोदी आज जो पूरे पश्चिम बंगाल में वहाँ के कैंडिडेटों की लड़ाई नहीं चल रही है राजनीति में, मीना पुरोहित जोड़ा ठाकुर से हो या उत्तर हवड़ा से उमेश राय जी हो या ये मुर्शिदाबाद से जो भी भाजपा का कैंडिडेट हो, पूरे पश्चिम बंगाल में 2 ही उम्मीदवार हैं, एक है नरेंद्र मोदी और एक है ममता बनर्जी।
जो भी वोट दे रहा है या तो नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर दे रहा है या ममता बनर्जी का चेहरा देखकर दे रहा है। और जब विकास की बात आती है तो नरेंद्र मोदी का चेहरा ऊपर है और विकास के नाम पर यहाँ वोट पड़ रहा है। परिवर्तन के नाम पर 10 साल से जो हुआ है उसे हटाने के नाम पर वोट पड़ रहा है। इसलिए मुर्शिदाबाद भी और मालदा भी अपना परिवर्तन दिखाएगा, भले ही वो गठबंधन को वोट देकर अपना परिवर्तन दिखाए कि मैं ममता बनर्जी को नहीं चाहता हूँ, यह बोलकर इस हिसाब से देखेंगे। और विकास के नाम पर, उद्योग धंधों के विकास के नाम पर भी जो वोट जाएगा वो भाजपा के पक्ष में जाएगा और वहाँ तृणमूल कांग्रेस अपने को लूज कर रही है। अच्छा, हम देखते हैं सर कि इंडिया में जो वेस्ट बंगाल है उसको कल्चरल हब माना जाता है, कल्चरल स्टेट है, लेकिन यहाँ पर कल्चर अब कुछ और बन गया। कल्चर यहाँ पर कट मनी का बन गया, कल्चर यहाँ पर सिंडिकेट का बन गया, कल्चर यहाँ पर गुंडागर्दी का बन गया। जो बीजेपी करता है, जो टीएमसी की विचारधाराओं के विरुद्ध है, उनको मारा जाता है, गुंडागर्दी करी जाती है। वो कल्चर भी ख़त्म होना ज़रूरी है यहाँ पर। देखिए, भारतवर्ष में हिंसा कभी टिक नहीं सकती है और यह पश्चिम बंगाल पहला राज्य होता था जहां पर रास्ता चलते जिनसे परिचय नहीं है उनके साथ कोई धक्का दे दिया या कुछ अन्याय किया तो बंगाली पहले चिल्लाता था, कमज़ोर हो या मजबूत हो उसके मुंह से एक बार निकल जाता था, এই अन्याय होच्छे, এই अन्याय होच्छे। और उसी बंगाल में 10 साल से देखा जा रहा है कि अन्याय पर अन्याय होता जा रहा है, लेकिन लोग मुंह नहीं खोल पा रहे हैं हत्या के डर से। और अब मौका मिला है कि अन्याय नहीं हो जो लोग और हाँ, आर नो अन्याय जो नारा चला है, अब अन्याय नहीं हो, इसके लिए बंगाली, बांग्ला भाषी और बंगाल में रहने वाले प्रवासी एकजुट से तैयार हैं कि अब अन्याय नहीं होगा, अब हिंसा पर राजनीति नहीं चलेगी, राजनीति अहिंसा की होगी, शांति की होगी। अच्छा, ममता बनर्जी अपने आप को सेक्युलर नेता बोलती हैं कि मैं एक सेक्युलर चीफ मिनिस्टर हूं, लेकिन हम देखते हैं एक कम्युनिटी को वो ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। यहाँ पर वो एक ही कम्युनिटी को एक होने का बोलती हैं, फिर उनके एक नेता बीजेपी को गाली दे देते हैं, बोलते हैं सारे मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, इस तरीके की बातें। और फिर चंडी का पाठ पढ़ देना, अपना गोत्र बता देना। क्या लगता है, वो सेक्युलर हैं या फिर वो सिर्फ एक कम्युनिटी को, जो एक अल्पसंख्यक जो है उनको ज़्यादा बढ़ावा देती हैं? और अभी हिंदू होने का नाटक किया था उन्होंने कुछ समय पहले। असल में सेकुलर होने के लिए कूलर से सीखना चाहिए, ठंडा माथा होना चाहिए। ये अपने को सेकुलर कहते हैं लोग, लेकिन कभी कूलर नहीं बन पाते, हरदम गर्म माथे से बात करते हैं, मारने पीटने और दंगाई बातें करते हैं, उभारने वाली बातें करते हैं, हिंसा जहाँ उभरे। और केवल एक शब्द को पकड़कर कि हम किसी धर्म को नहीं मानते। सेकुलर का अर्थ होता है किसी धर्म को मानना नहीं, बल्कि सभी धर्म का आदर करना। सेकुलर का अर्थ होता है सभी धर्म का सम्मान करना। और ये सेकुलर के रूप में हमेशा ये दिखाते रहे हैं, जितने नेता हिंदुस्तान में अपने को सेकुलर कहते रहे हैं वे हिंदू धर्म का विरोध करते हुए अपने को दिखाए हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण में ये बात उठी है, सेकुलर शब्द केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बात उठी है। आप पूरा देख लीजिए कि सेकुलर बोलने वाले सिखों को कुछ लाभ दिए हों या ईसाइयों को कुछ लाभ दिए हों, ऐसा नहीं है। सेकुलर बोलने वाले हमेशा मुसलमानों को लाभ दिए हैं। और यहाँ तृणमूल कांग्रेस की ममता जी वही काम कर रही थी, इसलिए उनको कैसे सेकुलर कहा जा सकता है? वे किसी हालत में सेकुलर नहीं है। यदि वो एक साथ ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सबको के विकास के लिए काम की रहती तो मैं उन्हें सेकुलर मानता, ऐसा उन्होंने नहीं किया है। और बंगाल, मैं कहूँगा कि बंगाल की संस्कृति ही सेकुलर वाली थी। ब्रह्म समाज से जो बंगाल में चला आ रहा था, कभी यहाँ जाति धर्म को लेकर लड़ाई नहीं थी। ममता जी ने जाति धर्म को लेकर लड़ाई छेड़ी। वामपंथी शासन में भी ऐसा नहीं था जो जिस चीज़ को ममता जी ने शुरू किया।